नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है केस क्लासेस में। पिछली क्लास हमने पढ़ी मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस प्रकार हुआ। कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी थी कि मगध साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। वह कौन सी अनुकूल परिस्थितियां थी जो मगध के उत्कर्ष में या कहें मगध के उत्थान में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। ठीक है, इस क्रम में आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के राजवंश। मैं सबसे पहले मगध साम्राज्य के प्रारंभिक 4 राजवंशों को पढ़ाऊंगा। 4 राजवंशों के क्रम याद रखना अनिवार्य है। इस क्रम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का पहला वंश राजवंश बना, वो था बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश मित्रों, मगध साम्राज्य का प्रथम राजवंश यदि आपसे पूछे वह था बृहद्रथ वंश। ठीक है, इसके संस्थापक बृहद्रथ स्वयं माने जाते हैं, उन्हीं के नाम पर इस राजवंश का नाम पड़ा। मित्रों, राजधानी जो थी ये गिरिब्रज बनाई गई। क्या बनाई गई? गिरिब्रज। मित्रों, बृहद्रथ महाभारत कालीन श्री कृष्ण का घोर शत्रु था। ये श्री कृष्ण का बृहद्रथ श्री कृष्ण का घोर शत्रु था। पुराणों में मित्रों ये कहा गया कि जो बृहद्रथ था, बृहद्रथ वंश का संस्थापक, ये चेदीराज वसु के पुत्र माने जाते हैं। बृहद्रथ चेदीराज वसु के पुत्र माने जाते हैं। कौन? बृहद्रथ। ये पहले राजा हुए जो संस्थापक भी थे बृहद्रथ वंश के। याद रखिएगा, पहला राजवंश आपसे पूछे मगध का तो इसी का नाम लगाइएगा, बृहद्रथ वंश। इसके बाद इस राजवंश में दूसरा शासक आया, उसका नाम था जरासंध। मित्रों, जरासंध इस राजवंश का सर्वाधिक पराक्रमी राजा था, शक्तिशाली राजा माना जाता था। पिता की भांति ये भी श्री कृष्ण का घोर शत्रु था। मित्रों, इसी के कारण जरासंध के कारण ही श्री कृष्ण को द्वारिका में शरण लेनी पड़ी थी, अर्थात द्वारिका में बसना पड़ा था। ठीक है, किसके कारण? जरासंध के कारण। कालांतर में बाद में श्री कृष्ण के निर्देश पर ही भीम ने मल्ल युद्ध में जरासंध को पराजित किया एवं उसकी हत्या कर दी। किसके निर्देश पे? श्री कृष्ण के। किसने? भीम ने। 5 पांडव थे ना, तो उसमें भीम ने मल्ल युद्ध में जरासंध को पराजित करके उनकी हत्या कर दी। इसके बाद रामायण महाकाव्य से एक जानकारी मिलती है कि राजगृह का अन्य नाम है वसुमती। वसुमती की स्थापना वसु ने की। ये चेदीराज थे, चेदीराज वसु ने वसुमती की अर्थात राजगृह की स्थापना की। ये ऐसा रामायण महाकाव्य में उल्लेखित है। इसके बाद तीसरा शासक आता है रिपुंज। कौन आता है? हाँ, रिपुंज। मित्रों, रिपुंज जो था ये बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक माना जाता है। रिपुंज ये अयोग्य भी था, ऐसा कहा जाता है, ये अयोग्य शासक था। रिपुंज के मंत्री का नाम पुलिक था। क्या था? पुलिक था। मंत्री पुलिक ने रिपुंज की हत्या कर दी एवं रिपुंज की जगह बृहद्रथ वंश का राजा अपने पुत्र को बनाया। ठीक है मित्रों, बाद में कालांतर में पुलिक के इस बालक की हत्या भट्टी नामक व्यक्ति ने कर दी। भट्टी नामक व्यक्ति ने हत्या कर दी एवं अपने पुत्र बिंबिसार को बनाया। कहीं कहीं ये भी मिलता है कि जो बिंबिसार था ये मंत्री पुलिक का ही पुत्र था, किंतु मेरे हिसाब से जो सर्वाधिक स्रोत मिले मुझे, उसके हिसाब से मंत्री पुलिक का कोई बालक था, पुत्र था, किंतु उस पुत्र की हत्या भट्टी नामक एक व्यक्ति ने कर दी एवं उसी भट्टी नामक एक व्यक्ति के जो पुत्र हुए वो बिंबिसार थे। बिंबिसार को भट्टी नामक व्यक्ति ने इस बालक की पुलिक के बालक की हत्या करके बृहद्रथ राजवंश की गद्दी पर बैठाया एवं इस प्रकार हर्यक वंश की स्थापना होती है। हर्यक वंश, इसका दूसरा नाम पितृहंता वंश भी है। तो पहला राजवंश समाप्त। दूसरा राजवंश हर्यक वंश है, या कहे इसी को पितृहंता वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता वंश। पितृहंता वंश क्यों कहते हैं? पितृहंता वंश इसलिए कहते हैं कि जितने भी इस वंश में राजा हुए, इन्होंने अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी प्राप्त की थी। जितने भी इस वंश में राजा होते हैं वो अपने पिता की हत्या करके ही राजगद्दी प्राप्त की। इस प्रकार इसे पितृहंता वंश या हर्यक वंश भी कहते हैं।
इसके संस्थापक बिंबिसार को ही माना जाता है। हर्यक वंश या कहीं पितृहंता वंश का लगभग जो समय सीमा मानी गई वो 542 से 492 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन याद रख लीजिएगा। तो इसके संस्थापक जरूर याद करिए बिंबिसार थे, ठीक है। इसके बाद मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक यदि कोई माना जाता है, मगध साम्राज्य की महत्ता का कोई यदि वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो बिंबिसार को ही माना जाता है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में मित्रों बिंबिसार को मगध का प्रथम प्रतापी शासक माना गया। बौद्ध ग्रंथों में बिंबिसार को मगध का प्रथम प्रतापी शासक माना गया एवं एक ग्रंथ आता है महावंश में ये बताया गया कि बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में नरेश बनता है अर्थात राजा बनता है, ठीक है। मित्रों बिंबिसार जो था एक साम्राज्यवादी नीति का पालन करता था। मैंने जब बताया कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारणों में विभिन्न राजवंशों के राजाओं के भी योगदान थे जिनकी साम्राज्यवादी नीतियां भी मगध के उत्थान में भाग लेती हैं, ठीक है। तो बिंबिसार साम्राज्यवादी नीति रखता था। उसकी साम्राज्यवादी नीति के प्रमुख दो उद्देश्य थे, ऐसा कह सकते थे, या दो कारण थे। पहला वैवाहिक संबंध स्थापित करके, दूसरा युद्ध करके। उसने बिंबिसार ने साम्राज्यवादी नीति का पालन एक तो वैवाहिक संबंध स्थापित करके करता है, दूसरा युद्ध करके। तो अब जान लेते हैं वैवाहिक संबंध। बिंबिसार के वैवाहिक संबंध भी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। किंवदंतियां ऐसी हैं कि बिंबिसार की 500 रानियां थी, तो ये अतिशयोक्ति हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके मुख्यतः 3 संबंधों पर ध्यान दिया जाए तो 3 राजवंशों से उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। पहला कोसल से। कोसल राज्य जो है पश्चिमी सीमा में पड़ता था, पश्चिमी सीमा में कोसल राज्य पड़ता था। कोसल राज्य में कोसल का राजा था प्रसेनजीत। कौन था? प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह करता है, ठीक है। महाकोसला का अन्य नाम कोसला देवी भी कहा जाता है। तो प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह करता है। इस प्रकार उसने अपनी पश्चिमी सीमा सुरक्षित की। किससे? कोसल से, ठीक है। और काशी के कुछ प्रांत भी प्राप्त कर लिए इस संबंध से। तो इस प्रकार उसने मगध की पश्चिमी सीमा को सुरक्षित किया। इसके बाद उत्तर में था, मगध की उत्तर में था, ये मगध है, ये पश्चिमी सीमा इधर कोसल था, ठीक। और मित्रों कोसल से उसने अपनी सीमा सुरक्षित कर ली, पश्चिमी सीमा। अब उत्तर में स्थित था लिच्छवी, वज्जी संघ था। लिच्छवी कहना इसलिए क्योंकि वज्जी संघ था, वज्जी संघ के अंतर्गत ही लिच्छवी आते थे, ठीक है। तो लिच्छवी जो थे उत्तरी सीमा पर निवास करते थे। तो लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी, उसका नाम था चेलना, क्या कभी कभी छेलना भी बोल देते हैं। तो चेलना था। तो उसने बिंबिसार ने लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया एवं अपनी उत्तरी सीमा सुरक्षित की, या कहें वज्जियों से अपनी सीमा सुरक्षित की। फिर उसने मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से भी विवाह किया, क्षेमा। तो ये 3 उसके वैवाहिक संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाकी तो 500 रानियां थी, उसकी किंवदंतियां अतिशयोक्ति हो जाता है, तो वो पढ़ना भी आवश्यक नहीं मानता मैं। इसके बाद दूसरी नीति थी उसकी मित्रों, युद्ध नीति। साम्राज्यवादी नीतियों के अंतर्गत उसकी दूसरी नीति युद्ध नीति थी, ठीक है। पहली युद्ध नीति उसने क्या किया कि अंग राज्य पर आक्रमण किया। जो राजा या तो वैवाहिक संबंध नहीं मानते थे तो उस पर आक्रमण करता था। तो इसका प्रमाण मिला है, अंग राज्य पर बिंबिसार ने आक्रमण किया। अंग जो था पूर्व में था, अंग जो था ये पूर्व में था। अब उसकी पश्चिमी और उत्तरी सीमा तो सुरक्षित हो गई, लेकिन पूर्वी सीमा तो बची थी। तो उसने क्या किया, अब ये वैवाहिक संबंध को मान नहीं रहे थे, तो उसने क्या किया, बिंबिसार ने अंग राज्य पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके अंग राज्य को पराजित करता है। उस समय अंग पर शासन होता है ब्रह्मदत्त का। ब्रह्मदत्त पराजित हो जाता है और अंग को मगध में उसने मिला लिया, अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार उसने उत्तरी पश्चिमी सीमा की भांति
पूर्वी सीमा को भी सुरक्षित कर लिया। मित्रों, उसकी एक कूटनीति भी आती है सामने कि जब अवंती के राजा चंड प्रद्योत को पीलिया हो जाता है, पीलिया को पांडु रोग भी कहते हैं, ठीक है। तो अवंती राजा चंड प्रद्योत को जब पीलिया हो जाता है तो बिंबिसार ने एक चतुराई की कि अपने राज्यवैत जीवक को उसने चंड प्रद्योत के पीलिया के उपचार हेतु भेजा। इस प्रकार उसने अवंती से भी, जो अवंती यहाँ था और भी पश्चिमी में था, मतलब कौशल तक तो पहुंच गया लेकिन और आगे बढ़ गया पश्चिम में अवंती तक। ना यहाँ तो युद्ध करना पड़ा, ना तो यहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित करे, बल्कि अवंती के राजा चंड प्रद्योत के पीलिया में उपचार हेतु अपने राज्यवैद जीवक को भेजा। इस प्रकार अवंती से भी उसने मित्रता स्थापित कर ली। मित्रों, बिंबिसार ने, ऐसा कहा जाता है कि बिंबिसार ने राजगीर नामक नगर बसाया और राजधानी भी बनाई थी। बिंबिसार ने राजगीर नामक स्थापना करता है नगर का और उसको राजधानी बनाता है। कहीं कहीं यह भी मिलता है कि गिरिब्रज का ही दूसरा नाम राजगीर था, या कह सकते हैं कि गिरिब्रज जो पहले राजधानी थी उसका नाम परिवर्तित करके एक नया नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बना लेता है, ठीक है। ये जो था बिंबिसार, ये जैन और बौद्ध धर्मों के मतों का पोषक था, दोनों धर्मों के मतों का पोषक था, किंतु यदि अपनाता है वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को उसने स्वीकार किया, बौद्ध धर्म को उसने प्रश्रय दिया। इसके बाद ये एक ग्रंथ आता है दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय में ये कहा गया, अब ये कौन से ग्रंथ है, किस जैन है कि बौद्ध है, आपको मैं बतला चुका हूं, ठीक है। वन सेकंड। तो दीर्घ निकाय में मित्रों चंपा के ये बताया गया कि जब चंपा को उसने अपने अधीन कर लिया तो चंपा के ब्राह्मण को वहां की संपूर्ण आमदनी दान में दे देता है, ऐसा माना जाता है। विनय पिटक बौद्ध धर्मी है, पिटक तीन पिटक मैंने बताए थे, तीन पिटक के अंतर्गत विनय पिटक आता है। विनय पिटक में उल्लेखित है कि वेलुवन उद्यान बिंबिसार ने वेलुवन उद्यान बुद्ध व संघ के निमित्त प्रदान किया। वेलुवन विहार किसने दिया बौद्ध संघ को? बिंबिसार ने। हर्यक वंश का राजा या कहे पितृहत्ता वंश का संस्थापक या कहे राजा बिंबिसार ने वेलुवन दिया। इसकी हत्या जो थी पुत्र अजातशत्रु ने की, इसकी हत्या पुत्र अजातशत्रु ने की बिंबिसार की, इसीलिए पितृहत्ता है। अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र ने की। तो एक परंपरा चली आ रही थी कि अपने पिता को मारकर ही गद्दी प्राप्त की जा सकती, इस प्रकार इसे पितृहत्ता वंश कहते हैं। अब जानेंगे पितृहत्ता वंश में बिंबिसार के बाद दूसरा राजा बनता है अजातशत्रु। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणिक भी था। पूछ सकता है, प्रश्न में पूछता है कि कुणिक कौन था? अजातशत्रु का नाम था। पिता बिंबिसार की हत्या कर दी इसने। तो कौशल राजा, अच्छा, अजातशत्रु का जो समय सीमा माना जाता है 492 से 460 ईस्वी माना जाता है। कौशल जब इसने पिता की हत्या कर दी तो कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन जो थी महाकोशला या महादेवी, वो जो थी विधवा हो गई। इस कारण प्रसेनजीत नाराज हो जाते हैं। कौशल राजा प्रसेनजीत ये इक्ष्वाकु वंशी राजा थे कौशल पर,
इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इक्ष्वाकु वंश के ही राजा थे राजा रामचंद्र, ठीक है। राजा राम भगवान जो थे ये इक्ष्वाकु वंश के ही राजा थे, ठीक है। उन्होंने अपने पुत्र लव कुश उनके पुत्र थे, तो लव को उनने उत्तरी कौशल दिया था और कुश को उनने दक्षिणी कौशल दिया था, जिसकी राजधानी कुशावती बनी थी। तो बात की बात है, इन्हीं के सब पूर्वज हैं। तो कौशल राजा प्रसेनजीत नाराज हो जाते हैं। प्रसेनजीत नाराज हो गए, कारण ये था कि उनकी जो बहन थी महाकौशला विधवा हो गई। तो इस कारण क्या हो जाता है, प्रसेनजीत ने जो बिंबिसार को विवाह के उपरांत, अपनी बहन के विवाह के उपरांत काशी के राज्य दिए थे, काशी दिया था, तो प्रसेनजीत काशी को छीन लेता है। इस प्रकार हर्यक वंश एवं प्रसेनजीत के बीच, या कहें अजातशत्रु एवं प्रसेनजीत के बीच संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। किंतु अजातशत्रु ने आक्रमण किया प्रसेनजीत पर, अंततोगत्वा संधि होती है दोनों में। इस प्रकार प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा से अजातशत्रु का विवाह कर दिया। अपनी पुत्री वाजिरा से अजातशत्रु का क्या कर दिया, विवाह कर दिया। इसके बाद उसने पुनः काशी पर अधिकार कर लिया, ठीक है। उत्तर में जो वज्जी संघ स्थित था, वज्जी संघ में लिच्छवियों का शासन था। तो लिच्छवी की बहन थी चेटक, लिच्छवी राजा चेटक की बहन चेलना थी। चेलना से बिंबिसार ने विवाह किया था। तो हालांकि वैवाहिक संबंध बिंबिसार ने बना लिए थे, सीमा सुरक्षित थी उत्तरी, लेकिन अधीन नहीं किया था, विलय नहीं किया था। तो उत्तर में स्थित वज्जी संघ पर अजातशत्रु ने आक्रमण किया, है ना। अजातशत्रु के दो मंत्री थे, एक सुनिधि था, दूसरा वत्सकर। पूछ लेता है वत्सकर किसका मंत्री था, अजातशत्रु का। तो इनकी सहायता से, इन दोनों की सहायता से वज्जी संघ में फूट डाल देता और अंततोगत्वा वज्जी संघ को मगध में मिला लेता। कौन, अजातशत्रु, याद रखिएगा। अब जो है, अब वैवाहिक संबंध नहीं, सीधे अधीन कर लिया आपने वज्जी संघ को, ठीक है। मगध में अब कौन कौन हो गए, देखिए, काशी पुनः अधिकार कर लिया युद्ध के उपरांत, वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। वज्जी संघ, वैवाहिक संबंध बिंबिसार ने बनाए, किंतु इसने आक्रमण करके अधिकार में अपने ले लिया। अंग का विलय, अंग पहले से ही विलय था, क्योंकि बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके ब्रह्मदत्त को पराजित किया था। तो अंग पहले से ही मगध पर मिला हुआ था। तो इस प्रकार काशी, वज्जी संघ और अंग, तो तीनों मगध साम्राज्य में मिल जाते हैं। मित्रों, ये जो वज्जी संघ पर आक्रमण किया था अजातशत्रु ने, इसके लिए इसने इस अभियान में विशेष हथियारों का प्रयोग किया था, जिसके दो नाम है मुख्यतः, महाशिलाकंटक एवं रथमूसल। ये दोनों बहुत विकराल हथियार होते थे, ऐसा माना जाता है, और इनका प्रयोग किया था अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण करने के लिए। मित्रों, अजातशत्रु ने राजगीर में स्तूप का निर्माण करवाया। अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष जब उसने शासन प्रारंभ किया, तो अपने शासन के 8वें वर्ष अजातशत्रु के गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, महापरिनिर्वाण होता है। एवं अजातशत्रु के शासन काल में ही राजगीर में सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। यह महत्वपूर्ण विशेष है। अजातशत्रु दोनों जैन और बौद्ध धर्मों के मतों के पोषक था, अनुयायी था। प्रारंभ में जैन अनुयायी था, किंतु बाद में बौद्ध अनुयायी हो जाता, बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। अजातशत्रु की हत्या, जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, उसी प्रकार अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। अब बनता है राजा उदयन। उदयन का मूल नाम जो था उदयभद्र भी था, ठीक है। इसने राजधानी जो बनाई पाटलिपुत्र बनाई। पहले पाटलिपुत्र नहीं था, ये सब राजगीर में चल रहे हैं, राजगृह में चल रहे हैं, ठीक है। तो इसने पाटलिपुत्र का दूसरा नाम जो है कुसुमपुर है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, तो आपसे पूछे तो आप लगाइएगा उदयन या उदयभद्र, ठीक है। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम कुसुमपुर है। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करके उदयन ने अपनी राजधानी बनाई। पहली बार पाटलिपुत्र राजधानी बनती मगध की उदयन के काल में, ठीक है, या कहें हर्यक वंश के काल में। उदयन का संघर्ष जब अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत थे, तो उनके पुत्र होते हैं पालक। तो पालक से उदयन का जो होता है संघर्ष होता है, और संभवतः उदयन की इसमें मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसका शासनकाल 460 से 444 ईसा पूर्व माना जाता है। अब उदयन के बाद उसके पुत्र आते हैं, अनिरुद्ध हो गए, मुंडक हो गए और नागदशक ये सब अयोग्य साबित होते हैं, ठीक है। नागदशक को पुराणों में दर्शक कहा गया, ठीक है। और ये हर्यक वंश या कहीं पितृहंता वंश का अंतिम शासक होता है। कौन,
नाग दशक, याद प्रारंभिक, संस्थापक और अंतिम राजा याद करके रखिएगा। तो नाग दशक, ये दशक अंतिम राजा था किसका? हर्यक वंश या पितृहंता वंश का। तो जब ये अयोग्य थे तो मगध की जनता में अविश्वास फैला। तो मगध की जनता ने क्या किया कि नाग दशक का ही एक मंत्री था शिशुनाग, शिशुनाग को गद्दी पर बैठा दिया, उसको हटाकर। अब मगध पर नए वंश का जन्म होता है, या कहें शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। तो अब हम तीसरा जो वंश पढ़ेंगे वो शिशुनाग वंश होगा। इसका शासनकाल 412 ईस्वी से 344 ईसा पूर्व तक होता है शिशुनाग वंश का शासन। इसी के नाम पर वंश का नाम पड़ा, या कभी कभी इसे नाग वंश भी कह देते हैं। इसका संस्थापक शिशुनाग माना जाता है। इसकी राजधानी प्रारंभिक पहले गिरिब्रज थी, पाटलिपुत्र नहीं बनाया इसने, गिरिब्रज बनाया, एवं बाद में इसने वैशाली को कर लिया। ठीक है, इसने क्या किया, शिशुनाग ने अवंती राज्य को भी जीत लिया। अवंती में पहले उस समय किसका शासन था? अवंती वर्धन का। तो इसको पराजित करके अवंती को भी जीत लिया एवं वत्स को भी जीत लिया। इस प्रकार अब जो था मगध में क्या हुआ, काशी, बज्जी, संघ और अंग तो पहले से थे, लेकिन अब अवंती और वत्स भी शामिल हो गए। ठीक है, वत्स से उसने युद्ध क्यों किया, उसको क्यों जीता? क्योंकि पाटलिपुत्र से उसे पश्चिमी विदेशों से व्यापार वाणिज्य को बढ़ाना था, इसलिए उसने वत्स पर आक्रमण किया था। इस प्रकार अवंती और वत्स भी मगध साम्राज्य के अधीन हो जाते हैं। इसी प्रकार मगध का उत्कर्ष हुआ था। ठीक है, अब जानते हैं शिशुनाग के बाद दूसरा राजा बनता है शिशुनाग वंश में कालाशोक। कालाशोक के का मूल नाम काकवर्ण भी था। काकवर्ण या कहें कालाशोक, पूछ लेता है कि काकवर्ण किसका नाम था, तो कालाशोक का नाम था। अब मित्रों इसकी राजधानी कौन सी हुई? इसने पहले गिरिब्रज शिशुनाग ने बनाई, फिर दूसरी अपनी राजधानी वैशाली बनाई। जब काकवर्ण आता है तो ये वैशाली से हटाकर अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लेता है। पाटलिपुत्र पहले किसकी काल में राजधानी बनी? सर्वप्रथम उदयन के काल में, क्योंकि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना ही उदयन ने की थी। तो अब पाटलिपुत्र को फिर से इसने कालाशोक ने, नागवंश के राजा शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक ने राजधानी बनाई। याद रखिएगा, अब कालाशोक के काल से ही पाटलिपुत्र मगध की हमेशा के लिए राजधानी बन जाती है। सीधा प्रश्न उठ सकता है कि पाटलिपुत्र किसके शासन काल में हमेशा के लिए राजधानी बनी? वो था कालाशोक, या कहें शिशुनाग वंश के समय। इसकी विशेष बात यह है कि इसके शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है लगभग 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति प्रथम किसके काल में हुई? अजातशत्रु के काल में, दूसरी कालाशोक के काल में। ठीक है, हर्षचरित की बाणभट्ट में हर्षचरित द्वारा हर्षचरित द्वारा एक रचना है बाणभट्ट, बाणभट्ट ने अपने एक पुस्तक हर्षचरित में ये बताया कि कालाशोक की हत्या एक व्यक्ति करता है, तो कोई अन्य व्यक्ति कर देता है। ठीक है, कालाशोक के बाद इसके 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से 22 वर्षों तक मगध पर शासन किया। कहीं कहीं अंतिम जो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा माना जाता है वो है नंदिवर्धन, लेकिन सर्वाधिक मान्यता यह है कि पंचमक ही अंतिम राजा था शिशुनाग वंश का। यदि ऑप्शन में न हो और ये देखे तो यही मानिएगा। ठीक है, पंचमक अंतिम राजा होता है शिशुनाग वंश का। महापद्मनंद ने इसे पराजित किया और नंद वंश की नींव मगध साम्राज्य पर डालता है। तो हमारे हो गए बृहदत्त वंश, हर्यक या कहें पितृहंता वंश, फिर शिशुनाग वंश। अब पढ़ेंगे नंद वंश। चौथा राजवंश नंद वंश होगा। मित्रों चौथा राजवंश आता है मगध में नंद वंश। नंद वंश का शासनकाल 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके संस्थापक महापद्मनंद। इसकी जानकारी मिली खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। इसकी राजधानी बनाई पाटलिपुत्र। मैं बताया कि कालाशोक के काल में पाटलिपुत्र हमेशा के लिए मगध की राजधानी बन चुकी थी। ठीक है, इसने उपाधियां धारण की थी, जैसे सर्वछत्रांतक का मतलब सभी क्षत्रियों का नाशक, एवं उग्रसेन भी एक उपाधि ली अर्थात महासेना का स्वामी। एक और उपाधि लेता है अपरो परशुराम, ये उपाधियां थी। ठीक है, पुराणों में इसे एक राट भी कहा गया है।
एक छत्र या कहीं एक राट भी कहा गया, ये उपाधियां याद रखिएगा। एक राट इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम भारत का एक राट किसे कहा गया? महापद्मनंद को। पुराणों में इसे शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की सूत्र पत्नी या कहें दासी पत्नी से उत्पन्न पुत्र कहा गया। ठीक है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में इसे नापित पिता एवं वेश्या माता का पुत्र कहा गया। नापित पिता एवं वेश्या माता का पुत्र किसे कहा गया? महापद्मनंद को। किसमें कहा गया? जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में। मित्रों, भारत का प्रथम शासक है ये जिसका अभिलेखी प्रमाण मिला है। अभी तक अभिलेखी प्रमाण किसी का नहीं मिला था, लेकिन हाथी गुम्फा अभिलेख में अभिलेखी प्रमाण होने के कारण इसे भारत का पहला शासक भी माना जाता है। महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है। जब नंद वंश के बाद उड़ीसा में कलिंग में खारवेल का शासन आता है, तो खारवेल ने अपना एक हाथी गुम्फा अभिलेख खुदवाया। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? खारवेल का है, कलिंग से है संबंधित। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल ने बताया कि कलिंग पर महापद्मनंद ने आक्रमण किया था एवं कलिंग विजय की थी, तथा दो काम किए कलिंग ने। पहली तो नहर खुदवाई, नहर का नाम था तिनसुलिया, नहर का नाम था तिनसुलिया, नहर खुदवाई एवं कलिंग से जिनसेन की मूर्ति मगध ले गया। हालांकि जब खारवेल बाद में शासक बनता है तो फिर जिनसेन की मूर्ति मगध से वापस कलिंग ले आता है। पारणी महापद्मनंद के मित्र भी थे, पारणी जो थे महापद्मनंद के मित्र थे। ठीक है। इसके बाद इसके 8 पुत्र होते हैं, लेकिन केवल घनानंद की जानकारी मिलती है। ठीक है। अब बात करते हैं घनानंद की। ये नंद वंश का अंतिम सम्राट है, अंतिम राजा है घनानंद। ठीक है। घनानंद जो है, घनानंद के बारे में एक यूनानी लेखक है कार्टियस ने कहा, इसे क्या कहा घनानंद को? अग्रमीज अर्थात उग्रसेन का पुत्र कहा। ठीक है। यह सिकंदर का समकालीन है, घनानंद सिकंदर का समकालीन है। कारण बताता हूं, क्योंकि घनानंद के समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। हालांकि मगध तक नहीं पहुंच सका था सिकंदर, लेकिन इसी कारण घनानंद को सिकंदर का समकालीन माना जाता है। घनानंद का सेनापति भद्रसाल था। कौन था? भद्रसाल था। ठीक है। मित्रों, घनानंद से जनता परेशान हो गई थी। क्या कारण क्या था? कि जब बलपूर्वक धन वसूलने एवं अत्यधिक मात्रा में कर लगाने के कारण जनता स्थितिग्रस्त हो गई एवं अंततोगत्वा स्थिति का लाभ उठाया चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से, चाणक्य की सहायता से घनानंद का अंत कर एवं नंद वंश का समापन कर दिया। इस प्रकार मगध पर नवीन राजवंश की स्थापना होती है, जिससे जाना जाता है मौर्य वंश। मौर्य वंश अलग से पढ़ेंगे, समस्त जानकारी है, वो बहुत बड़ा अध्याय होगा। तो इस प्रकार नंद वंश का उन्मूलन हो जाता है। घनानंद के जैन अमात्य थे, 2 पूछा करता है, शाकटाल और स्थूलभद्र। शाकटाल व स्थूलभद्र ये घनानंद के जैन अमात्य थे। ठीक है। घनानंद जैन धर्मानुयायी था। ठीक है। मित्रों, नंद काल में ही वर्ष, उपवर्ष, वरुचि एवं कात्यायन जैसे महान विद्वानों का जन्म होता है। ये हो गया हमारा। अच्छा, चाणक्य की बात किया। चाणक्य की घनानंद से कुछ विवाद था। ठीक है। तो घनानंद जो चाणक्य जो थे, घनानंद से प्रतिशोध लेना था। तो आगे इसकी चर्चा की जाएगी कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य मिलते हैं चाणक्य से, किस प्रकार क्या होता है, आगे चर्चा होगी। ठीक है। अब कुछ शब्दावलियां हैं जो इस काल से संबंधित है, उन्हें बताना आवश्यक है। जैसे जीवक का भी उल्लेख आया है। यह प्राचीन काल के आयुर्वेदाचार्य थे। जब बिंबिसार अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को पीलिया हो जाता है, पांडु रोग, उस समय ये अवंती जाकर उनका उपचार करते हैं। अवंती क्यों जाते हैं? कारण क्या था? ये बिंबिसार के राजवैद्य थे। तो बिंबिसार ने ही अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए उपचार हेतु जीवक को भेजा। दूसरे हैं हेरोडोटस भी कहा जाता है इन्हें। हेरोडोटस इतिहास के पिता माने जाते हैं। आपसे पूछिए इतिहास का पिता कौन? हेरोडोटस। ठीक है। यूनान का प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता एवं इतिहासकार है यूनान का पहला, हेरोडोटस। ठीक है। हेरोडोटस ने एक ग्रंथ लिखा, हिस्टोरिका, बहुत महत्वपूर्ण है। हिस्टोरिका किसने लिखा? हेरोडोटस ने। ठीक है। हिस्टोरिका
हिस्टोरिका में इसने बताया भारत फ्रांस के मध्य संबंधों का वर्णन किया। हिस्टोरिका में भारत और फ्रांस के मध्य संबंधों का वर्णन किया। इसके बाद पाणिनि जी आते हैं, इसी काल से संबंधित है। ये 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के समय सीमा इनकी मानी जाती है। पाणिनि जो थे ये संस्कृत भाषा के व्याकरण एवं विद्वान थे। संस्कृत भाषा के व्याकरण एवं विद्वान माने जाते हैं। पाणिनि जी का एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी में तत्कालीन भारतीय समाज का चित्रण किया गया है पाणिनि जी द्वारा। ये महापद्मनंद के मित्र भी थे पाणिनि जी, ठीक है। अब महाकवि भास के बारे में बात कर लेता हूँ। महाकवि भास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार माने जाते हैं। महाकवि भास संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध नाटककार माने जाते हैं। इनकी एक नाटक की रचना है, उसका नाम है स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता वत्स राजा उदयन एवं वासव दत्ता के प्रेम प्रसंग का वर्णन है इसमें। स्वप्न वासव दत्ता। सुश्रुत के बारे में जान लेते हैं। सुश्रुत प्राचीन चिकित्सक थे, प्राचीन भारतीय इतिहास के चिकित्सक माने जाते हैं सुश्रुत। इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी माना जाता है, ठीक है। सुश्रुत की एक रचना है सुश्रुत संहिता। इसमें 101 शल्य उपकरणों की जानकारी मिलती है। सुश्रुत संहिता में 101 शल्य उपकरणों की जानकारी मिलती है। इन्होंने प्रसवकालीन शल्यकर्म चिकित्सा, प्रसवकालीन शल्यकर्म चिकित्सा की प्रारंभिक जानकारी सुश्रुत ने दी, ठीक है। इसके बाद यूरिनरी पथरी एवं अस्थि चिकित्सा में ये पारंगत थे। कौन? सुश्रुत। ये कुछ महान विद्वान थे, कुछ नाटककार और चिकित्सक, तो इनको भी जानना आवश्यक था। तो इसलिए यहाँ पे इसी काल से संबंधित थे। 500 शताब्दी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, तो यहाँ पे बताना उपयुक्त था। इस तरह हमारा मगध साम्राज्य के प्रारंभिक समाप्त होते हैं राजवंश, ठीक है। इसके उपरांत तो हमने पढ़ा बृहदत्त वंश, बृहदत्त वंश के बाद हर्यक या पित्रहंता वंश, फिर तीसरा पढ़ा हमने शिशुनाग वंश या नाग वंश, चौथा पढ़ा हमने नंद वंश। इस तरह प्रारंभिक कंप्लीट। अब मगध पर पढ़ेंगे हम मौर्य वंश, लेकिन उसके पहले क्योंकि अब यहाँ पर सिकंदर का आक्रमण हो चुका है धनानंद के समय, तो विदेशी आक्रमण को पहले पढ़ना है, इसके बाद ही हमको मौर्य काल पढ़ना है। मौर्य काल थोड़ा बड़ा है इसलिए उसे बाद में पढ़ना है। अब सिकंदर चूंकि आक्रमण कर चुका है तो सिकंदर को पढ़ना आवश्यक है, विदेशी आक्रमणों को। इसके उपरांत ही मौर्य काल पढ़ेंगे, ठीक है। नंद वंश हो गए। इस प्रकार मगध साम्राज्य के प्रारंभिक 4 राजवंश पढ़ लिए, इनके क्रम याद जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा समापन होता है प्रारंभिक राजवंशों का। इसके उपरांत हम विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे भारत पर, फिर मौर्य वंश। तब तक के लिए धन्यवाद।